नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 9 मार्च। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। आइए फटाफट देख लेते हैं। अभी आपने देखा कि आज के न्यूज़पेपर में ना अमेरिका और भारत के बीच में जो थोड़ा सा तनाव देखने को मिल रहा है टैरिफ को लेकर। टैरिफ पता ही आपको क्या है? जो ट्रेड होता है उस पे जो है शुल्क लगाने का एक प्रोसेस है। ठीक है। और भारत जो है अभी अमेरिका जो है ना कई देशों के साथ जो है इस तरह टैरिफ वार देखने को मिल रहा है, जैसे कि चाइना के साथ देखोगे आप, कनाडा, मैक्सिको के साथ। ठीक, चलिए। तो यहाँ से मेंस में क्वेश्चन क्या पूछता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या पूछता है, ये देखिए। ये क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए बनाया है। भारत अमेरिका व्यापारिक संबंधों में प्रमुख चुनौती क्या है? क्योंकि आप देखोगे कि अभी अमेरिका जो हरकत कर रहा है, जो भी कदम उठा रहा है, उससे भारत इफेक्ट होगा। और उन्हें सुधारने के लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है, समीक्षा करें। तो भारत अमेरिका व्यापारिक संबंधों में टैरिफ, ठीक है, बौद्धिक संपदा, दो चीज हो गया। फिर हो ई कॉमर्स नियम, तीन हो गया। वीजा प्रतिबंध, चार। कृषि और चिकित्सा उपकरणों पर नियामक मुद्दे पर चुनौती है। बोलेगा कि भारत और अमेरिका के बीच में चुनौती क्या है। अगर हम लोग व्यापार के संबंध में बात करें तो टैरिफ के बारे में बात कीजिएगा, बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में बात कीजिएगा, ई कॉमर्स के बारे में बात करना है आपको, वीजा प्रतिबंध के बारे में, और कृषि और चिकित्सा उपकरण के बारे में बात करना। अमेरिका ने भारत के जीपीएस दर्जे को समाप्त कर दिया। ठीक है। तो जबकि भारत ने डेटा स्थानीयकरण और डिजिटल कर जैसे नियम लागू किए, जिससे व्यापारिक तनाव बढ़ा। तो एक तरफ तो जीपीएस का दर्जा खत्म कर दिया था अमेरिका ने, तो भारत ने भी इसके जवाब में जो है डेटा स्थानीयकरण और डिजिटल कर जैसे नियम को लागू कर दिया। इन बाधाओं को कम करने के लिए भारत और अमेरिका जो है ना व्यापार नीति फोरम, टीपीएफ, ओके, ट्रेड पार्टनरशिप फोरम करके है, और को पुनर्जीवित किया। और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में सहयोग को बढ़ाया और मुक्त व्यापार वार्ताएं तेज की गई। ठीक है। दोनों देश जो है ना 500 अरब डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य पे जो है ना कार्य कर रहे हैं 2030 तक। ये डेटा को याद रखिएगा। कहीं ना कहीं जब भारत और अमेरिका के संबंधों पर आएगा क्वेश्चन, तो आपको इन तमाम पॉइंट को ध्यान रखते हुए लिख देना है आंसर को। ये कल मैंने डिस्कस किया था ग्लोबल साउथ को लेकर। ठीक है, फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है। कल मैंने डिस्कस किया था, लेकिन होता है ना कि बार बार पढ़ेंगे तभी आपको चीज समझ में आने लगेगा। तो ग्लोबल साउथ को लेकर क्या अवधारणा है, और भारत और चीन की भूमिका का तुलना करना है ग्लोबल साउथ में, और इन दोनों देशों के बीच सहयोग और प्रतिस्पर्धा प्रकृति का विश्लेषण करना है। 3-4 क्वेश्चन है इसमें। ग्लोबल साउथ के बारे में लिखिए। फिर भारत और चाइना की तुलना कीजिए, यहाँ पे क्या सहयोग करता है दोनों देश, क्या प्रतिस्पर्धा, इसके बारे में बात करना। 4 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। ग्लोबल साउथ विकासशील देशों का समूह है, जिसमें भारत और चीन प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ठीक है। दोनों देश आर्थिक वृद्धि और तकनीकी नवाचार और वैश्विक शासन में सुधार के लिए सहयोग करते हैं। ग्लोबल साउथ में दोनों मिलकर काम करते हैं कि हमको नवाचार, तकनीकी, फिर वैश्विक शासन, जैसे कि ब्रिक्स, अब देख लो G77 एससीओ में, ये ऐसा मंच है जहां भारत और चाइना दोनों मिलकर काम करते हैं। भारत क्या करता है, लोकतांत्रिक मूल्य को और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देता है, जबकि चीन अपनी आर्थिक शक्ति और BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव के माध्यम से अपने प्रभाव को छोड़ता है। फिर देखते हैं प्रतिस्पर्धा वाला क्षेत्र कौन सा है, भारत और किसके, चाइना के बीच में। हम लोग बात कर रहे हैं व्यापार की तुलना में। तो आप यहाँ पर देखोगे कि व्यापार असंतुलन, ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है, सीमा विवाद देखने को मिलता है, जो कि टेंशन वाला एरिया है। इंडो पैसिफिक में रणनीति को लेकर यहाँ पे प्रतिस्पर्धा दिखता है। ठीक है। तो आप देखोगे कि ग्लोबल साउथ में एक तरफ सहयोग भी कर रहा है ब्रिक्स, एससीओ और G77 के तहत, और यहाँ पे भारत और चाइना के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है सीमा विवाद को लेकर, आपने गलवान घाटी देखा होगा, अरुणाचल प्रदेश सुना होगा, तिब्बत वाला सुना होगा। तो व्यापार असंतुलन देखने को मिलता है। इंडो पैसिफिक में जो है चाइना जो है गतिविधियां बढ़ा रहा है, तो इसको काउंटर करने के लिए भी क्वाड और भारत IPEF के साथ यहाँ पे तालमेल बना रहा है। ठीक, चलिए। ये हमारे राष्ट्रपति जी ने, और इन्होंने कहा कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की जरूरत है। हमको बनना है 2047 तक, क्या बनना है, डेवलप कंट्री बनना है। ठीक है। और हमको तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है 2027-28 तक में। तो तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है और 2047 तक विकसित बनना है ना, तो महिलाओं का भागीदारी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तमाम क्षेत्र जितने भी हैं, सब में महिलाओं का भागीदारी बढ़ाना होगा, क्योंकि 50% पॉपुलेशन किसका है, महिलाओं का है। ठीक है। एक आंकड़ा मैंने देख रहा था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला गया था। जो सैलरी है, मतलब राजनीतिक क्षेत्र की अगर बात करें ना, मात्र 14% का ही उनका रिप्रेजेंट है। पॉपुलेशन कितना है, 50%, रिप्रेजेंटेशन कितना है, 14%। कितना बड़ा गैप है ना। ये चैलेंजेस है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे महिलाओं की भागीदारी को बात किया गया है। आइए क्वेश्चन देखते हैं कैसे मेंस में और प्रीलिम्स में पूछा जाएगा आपसे। विकसित भारत, ये क्वेश्चन है।
2047 का मैंने क्वेश्चन वगैरह नहीं नंबर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है बहुत ही कम समय में, ठीक है। और मुझे अपलोड भी करना होता है, रिकॉर्डिंग भी करना होता है, सब कुछ मुझे टाइपिंग करना होता है, कंटेंट क्रिएट करना होता है मुझे, तो इसमें समय लग जा रहा है मुझे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा बैलेंस रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। कुछ गलती होगा तो आप लोग यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, उस पर सुधार किया जाएगा। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में महिलाओं की जो भागीदारी है, इंपॉर्टेंस है, वो कितनी है, उस पर बात करना है, और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करना है। चलिए शॉर्ट में देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिलाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, पता है ना आपको। आर्थिक विकास में महिला श्रम शक्ति भागीदारी, ठीक है। आर्थिक विकास में श्रम शक्ति भागीदारी को बढ़ाना होगा, ताकि जीडीपी में वृद्धि होगा। अगर महिलाएं काम करेगी, लेबर फोर्स में ऐड होगी, तो हमारा जीडीपी बढ़ेगा। फिर उनको शिक्षा और कौशल जो है यहाँ पे महिलाओं को प्रदान करना होगा, ताकि विज्ञान, तकनीकी, उद्यमिता और नेतृत्व में सशक्त बनाएंगे, ठीक है। मान लीजिए उनको शिक्षा और कौशल अगर प्रदान कर दिया जाए, तो विज्ञान के क्षेत्र में खुद ब खुद, तकनीक के क्षेत्र में अपने आप, उद्यमिता के क्षेत्र में सशक्त और नेतृत्व लेने के लिए सशक्त हो जाएगी। राजनीति में महिला प्रतिनिधि बढ़ाने के नीतिगत निर्णय अधिक समावेशी होंगे। ओके। स्वास्थ्य और पोषण के मामले में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो कार्यक्षमता बढ़ेगी। अगर वो महिला सशक्त होगी राजनीतिक आर्थिक रूप से, तो हर क्षेत्र में वो प्रगति करेगी। स्टार्टअप, कृषि, डिजिटल अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका आत्मनिर्भर भारत की नींव को मजबूत करेगी। तो स्टार्टअप में भी महिलाओं का भागीदारी बढ़ाना होगा, कृषि में भी बढ़ाना होगा, डिजिटल अर्थव्यवस्था में भी बढ़ाना होगा हमें। लैंगिक जो समानता है और जिसको बोलते हैं जेंडर न्यूट्रलिटी और सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा, तभी भारत हमारा 2047 तक क्या बनेगा, एक न्यायसंगत और समृद्ध राष्ट्र बन सकेगा, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को बार बार लिखिएगा, बार बार पढ़िएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कैसा लिखना होता है। कल मैंने इस टॉपिक पे बात किया था, भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को विश्लेषण करना है, और जो मतभेद हैं उनके संबंध को कैसे हो सकते हैं उसके बारे में लिखना है। चलिए एक बार फिर से पढ़ देता हूँ कि भारत अमेरिका के द्विपक्षीय जो व्यापार है ना, संबंध जो है गतिशील और बहुआयामी है, जिसमें रक्षा को लेकर प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और फार्मा प्रमुख क्षेत्र है। मतलब इन क्षेत्रों पे भारत और अमेरिका जो है मिलकर काम करता है, रक्षा, प्रौद्योगिकी, फार्मा, ऊर्जा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार है। आप कह सकते हो कि अमेरिका और चाइना दोनों जो है साझेदार है बड़ा, कभी चाइना हो जाता है, कभी अमेरिका हो जाता है। तो मुझे लगता है वर्तमान डेटा देखें ना, तो ये जो है साझेदार चाइना के साथ है। लेकिन टैरिफ और बौद्धिक संपदा अधिकार, वीजा नीति को लेकर, कृषि सब्सिडी को लेकर यहाँ पे मतभेद देखने को मिलता है। बावजूद इसके दोनों देश व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वार्ता और समझौते पर जोर देते हैं। इंडो पैसिफिक रणनीति जो है ना, आईपीएफ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, ये बहुत महत्वपूर्ण है, को बढ़ाने के लिए जो है वहाँ पे वार्ता होता है। और क्वाड जैसी जो है संस्थाओं में जो संगठन है, उसमें साझेदारियों पे जोर देता है। व्यापारिक मतभेदों के बावजूद साझा रणनीतिकरण, हित और बढ़ती आर्थिक साझेदारी भारत अमेरिका के संबंधों को क्या करती है, दीर्घकालिक मजबूत प्रदान करती है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि सहयोग आईपीएफ में और क्वाड में दोनों मिलकर काम करते हैं। क्या क्या मुद्दा है, तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि बौद्धिक संपदा को लेकर, टैरिफ को लेकर, अभी आपने टैरिफ देख रहा है, वीजा नीति को लेकर, कृषि सब्सिडी को लेकर यहाँ विवाद देखने को मिलता है। अब आते हैं यहाँ पे देखिए, अभी जो है ना भाषाई विविधता पे बात किया गया है, ठीक है, कि भाषा की विविधता हमारे देश में अगर देखोगे ना, तो 750 से अधिक लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। हमारा जो है क्लासिकल लैंग्वेज 11 हो गया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज 22 हो गए हैं, ठीक है। कितने सारे रीजनल लैंग्वेज है, कितने सारे ट्राइबल लैंग्वेज है, अभी तो बहुत कुछ के बारे में पता भी नहीं है हमें, हम लोग उस पर शोध कर रहे हैं, ठीक। तो इसकी विविधता पे यहाँ पे जोर दिया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा। कल भी मैंने इसको डिस्कस किया था और आज भी कर लेते हैं। जिन्होंने कल देखा था उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आप बार बार चीजों को पढ़ेंगे तभी आप बेहतर बन पाएंगे। भारत में भाषाई आधार, क्योंकि मुझे क्या है, मैं तो डेली नया नया टॉपिक लेकर आ जाऊंगा, लेकिन फायदा आपको होना चाहिए ना, ठीक है। भारत में भाषाई आधार पर जो होने वाली जो आंदोलन है और उनकी जो राजनीति है और उसकी सामाजिक प्रभाव की जो है ना समीक्षा करना है। कहने का मतलब, जो भाषा के आधार को लेकर जो आंदोलन हो रहे हैं, क्या राजनीति पे प्रभाव पड़ा है और सामाजिक पे क्या प्रभाव पड़ा है, वो देखेंगे हम लोग। जैसे कि भारत में भाषाई आंदोलन का गहरा सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव पड़ा। आपने 1950 के दशक में देखा होगा कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार पर आंदोलन हुआ था, और परिणाम क्या हुआ कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना, ठीक है, पहला हो गया। फिर तमिलनाडु में भी जो है हिंदी विरोधी आंदोलन हुआ था 1965 में, तो भाषा नीति को भी प्रभावित किया। हाल ही में नई शिक्षा जो नीति है ना, मातृभाषा की भूमिका पर बहस छिड़ी है। आपने देखा था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर तमिलनाडु यहाँ पे बौखला गया। तो भाषाई आंदोलन ने क्षेत्रीय पहचान को तो मजबूत किया है, लेकिन अलगाववादी को भी यहाँ पे क्या कर दिया है, बढ़ावा दे दिया है। क्षेत्रीय पहचान मजबूत हुआ, अलगाववादी यहाँ पनप रहा है।
ठीक है, राजनीति में क्षेत्रीय दलों ने भाषाई अस्मिता को बढ़ाया है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इससे संघीय ढांचे को मजबूती मिली है, लेकिन राष्ट्रीय एकता का क्या, उससे तो यहाँ पे नुकसान हुआ ना। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनोवेशन या टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करेंगे, इसी को लेकर ये आर्टिकल है। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि एआई हो गया, अभी न्यूज में चल रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी न्यूज में चल रहा है, आईओटी, ठीक है, डिजिटल इंडिया, ये तमाम जो टेक्नोलॉजी जो चल रहा है हमारे समाज में, हमारे देश में, तो उसको लेकर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपके लिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल तकनीक जैसे कि टेलीमेडिसिन हो गया और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका का मूल्यांकन करना है, ठीक है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, देखिए जब भी मूल्यांकन वर्ड आए ना, चाहे इवेल्यूट वर्ड आए, तो आपको याद रखना है कि जो भी टॉपिक दिया हो ना, उसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज लिखना है, बैलेंस करके। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल तकनीक ने क्रांतिकारी बदलाव किया, बिल्कुल किया है। आपने कोविड-19 के समय में देखा था किस तरह रोबोट जो है ना यहाँ पे पेशेंट से मिल रहा था, क्योंकि उस समय तो कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, टच वगैरह नहीं कर सकते दूसरे को। टेलीमेडिसिन जो है ना, दूर दराज क्षेत्रों में जो विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम बैठे हुए हैं बिहार में, ओके, और मुझे जो है यहाँ पे अपना सेवा देना है, कहाँ देना है हमको, वो तमिलनाडु के जो कन्याकुमारी वहां पे गांव में हमको देना है, तो टेलीमेडिसिन हमारे लिए हेल्प करेगा, जिससे समय और लागत की क्या होता है, बचत होता है, समय भी बचेगा हमारा और यहाँ पे लागत भी कम होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोगों की शीघ्रता से पहचान करेगा, एआई कैसे यूज करेगा, जल्दी जल्दी पहचान करेगा रोगों का, फिर वहां को निर्णय लेने में समर्थन करेगा, फिर दवा अनुसंधान में मदद करेगा, ठीक है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रत्येक नागरिक को जो यहाँ पे प्रत्येक नागरिक को क्या करना है, डिजिटल हेल्थ और आईडी प्रदान की जाएगी, जिससे मेडिकल डेटा को एकीकृत कर स्वास्थ्य सेवाओं को कुशल बनाया जाएगा। यह मिशन जो है ना, सुलभ, पारदर्शी, समावेशी स्वास्थ्य प्रणाली के विकसित करने के सहायक होगा, जिससे भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि महिला सशक्तिकरण का क्या अर्थ है और बिहार सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कदम उठाए थे। कल हम लोग देखे थे महिला सशक्तिकरण को लेकर, विमेन इंपावरमेंट। तो यहाँ पर देख लीजिए, कल भी मैंने डिस्कस किया था और आज भी कर दे रहा हूँ ताकि रिवीजन हो जाए। महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है कि महिलाओं को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से सक्षम बनाए, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके, निर्णय लेने में जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। बिहार सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई पहल की है, जैसे कि मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, ठीक है। दूसरा क्या यहाँ पे, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, महिला उद्यमती योजना, पंचायतों चुनाव में 50% का आरक्षण, साइकिल योजना और जीविका योजना से शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। और फिर यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और सुधार करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जिसमें महिलाओं की स्थिति सशक्त हुई है। तो आपको यहाँ पे बता देना है, जैसे नौकरियों में भी 30% का रिजर्वेशन दिया गया है, आप मैट्रिक, प्रो मैट्रिक, ठीक है, पोस्ट मैट्रिक, यहाँ पे वो छात्रवृत्ति मिलता है। तो बहुत अच्छे अच्छे पहल किए गए। 7 निश्चय 1-2 के बारे में हम चर्चा करोगे। फिर आप यहाँ पे जो 106 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जिसमें लोकसभा में और विधानसभा में जो यहाँ पे क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा महिलाओं को, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये कल का टॉपिक आ गया ना, ओके ठीक है। इसको देख लीजिए, यहाँ पे जो भाषा विवाद को लेकर जो यहाँ पे तमिलनाडु और यहाँ पे केंद्र के बीच में जो तीखी नोकझोंक देखने को मिल रहा है, तो इसी को लेकर जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसके प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा करें और ये शिक्षा प्रणाली को सुधार कैसे करेगा, ठीक है। तो इस पे आपको क्या करना है, कमेंट करना है। तो प्रावधान की बात करें हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, या शॉर्ट कमेंट के लिए बोलेगा आपको, तो स्कूली शिक्षा में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो पहले 10+2 का मॉडल था, अब वो 5-3-3+4 का मॉडल हो गया। मातृभाषा में सुधार करेगा, जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है वो हमारी मातृभाषा में होगा। बहु विषय पे यहाँ पे फोकस किया जाएगा। उच्च शिक्षा में लचीलापन और क्रेडिट बैंक प्रणाली देखने को मिलेगा। जो मूल्यांकन प्रणाली है, ठीक है, रटने के बजाय जो है व्यवहारिक ज्ञान पे जोर देगा। डिजिटल शिक्षा जैसे ऑनलाइन और तकनीकी शिक्षा का विस्तार होगा। इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो समावेशी और आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए काफी ये मददगार होगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा और कौशल विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर देगा। शिक्षा में नवाचार को लेकर और अनुसंधान को लेकर बढ़ावा देगा। आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर भारत के दिशा में महत्वपूर्ण कदम ये होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ये आज के टॉपिक में एमएसपी को लेकर मुद्दा उठाया है। महिला जो संगठन है, किसान महिला संगठन है, उन्होंने जो किसानों की जो मांग है, ठीक है, एमएसपी को यहाँ पे कानूनी गारंटी देना, तो उस मांगों को दोहराया है। और आपको बता दें, एक जो नेता है, किसान नेता
जगजीत सिंह डल्लेवाल, वो 104 दिनों से जो है ना अनशन पर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि एमएसपी से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, आप लोग अलर्ट रहिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। एमएसपी जो प्रणाली है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना, के फायदे और इससे जुड़ी चुनौती विश्लेषण करें। मतलब हमको एमएसपी को प्रणाली के फायदे बताना है, उसकी चुनौती बताना है, और यह कृषि सुधार में उपयुक्त नीति है, इसके बारे में हमको बताना। देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? किसानों को न्यूनतम आय की गारंटी देता है, ठीक है, जिससे उन्हें बाजार की अस्थिरता से क्या मिलता है? सुरक्षा मिलता है। ये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने में सहायक होता है। हालांकि एमएसपी प्रणाली में कई चुनौतियां हैं, जैसे कि सीमित फसल है यहाँ पे, अभी धान गेहूं मतलब 23 फसलों को इंक्लूड किया गया है। क्या हमारे भारत में 23 फसल उत्पादन होता है और फसल नहीं उत्पादन होता है? बागवानी को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो यहाँ पे सीमित फसल है, ये भी एक चुनौती है। फिर यहाँ पे भंडारण की समस्या, सरकार तो खरीद लेती है लेकिन उसको भंडारण कहाँ करेगी? अगर भंडारण नहीं करेगी तो अनाज फिर सड़ जाएगी। फिर राजकोषीय बोझ, देखिए आपको किसानों से खरीदने के लिए आपको राजकोषीय बोझ बढ़ जाएगा। बाजार में प्रतिस्पर्धा में कमी आएगी। ओके, छोटे किसान तक एमएसपी का लाभ सीमित रहता है, बड़े किसान को तो फायदा मिल जाएगा एमएसपी का, लेकिन छोटे किसान को क्या? तो ये भी चैलेंजेस है। कृषि सुधारों के लिए यह नीति महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सतत और समावेशी बनाने के लिए वैकल्पिक बाजार सुविधा, विविधीकरण और तकनीकी नवाचार पे आवश्यक होगा। चुनौती में आपको याद रखना है कि सीमित फसलों को यहाँ पे शामिल किया गया है, भंडारण की समस्या देखने को मिलता है, राजकोषीय बोझ यहाँ पर देखने को मिलेगा, प्रतिस्पर्धा में कमी होगा, छोटे किसानों को इसमें कम लाभ मिल रहा है। तो ये जो है चैलेंजेस है, ठीक है। और फायदे की अगर बात करें तो किसानों की जो आय है, न्यूनतम आय, उसको गारंटी मिलेगा। जो बाजार की अस्थिरता है उससे सुरक्षा मिलेगा। फिर खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में ये लाभ होगा। तो फायदे और नुकसान हम लोग देख लिए। फिर भी ये जो है ना उपयुक्त इसलिए है क्योंकि सतत और समावेशी बनाने के लिए कृषि को हमें जो है ना वैकल्पिक बाजार सुधार, विविधीकरण और तकनीकों पे हमको क्या करना होगा? जोर देना होगा। कल हमने डिस्कस किया था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को लेकर, बीपीएससी में, पीटी मेन सब में पूछ रहा है इसको, ठीक है। तो ये क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और इसमें कौन कौन से घटक शामिल होते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की अगर बात करें तो किसी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा जो संचित विदेशी परिसंपत्ति होती है ना, उसी को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो ये काम आरबीआई करता है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को रखने के लिए। इसमें अगर घटक की बात करें ना, कौन कौन से इसमें पार्ट शामिल होते हैं, तो फॉरेन करेंसी एसेट एफसीए जिसको बोलते हैं, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, स्वर्ण भंडार जिसको गोल्ड रिजर्व बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो आरक्षित जो कोटा है हमारा वो भी इंक्लूड होता है, और स्पेशल ड्रॉइंग राइट जिसको विशेष आहरण अधिकार होते हैं। ये सारे जो है क्या बोलते हैं इसको, घटक शामिल होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। ये इसका महत्व क्या है? तो रुपयों के मूल्य को स्थिर रखने में, भुगतान संतुलन को बनाए रखने में, आयात को वित्त पोषण करने में और वैश्विक आर्थिक झटकों से बचाव में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे अर्थव्यवस्था को क्या होती है? मजबूती होती है। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, तो आपका तैयारी बहुत अच्छा होगा। ये आज के आर्टिकल में जो है ना परिसीमन के बारे में बात किया गया पूरा का पूरा। आर्टिकल जो 81 है, 82 है, वो क्या डील करता है? ओके, और यहाँ पे जो दक्षिण की जो राज्य है उनको चैलेंजेस हैं, उनको प्रॉब्लम हो रहा है कि परिसीमन अगर आएगा तो मेरी सीटों की संख्या घट जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे परिसीमन को लेकर ये क्वेश्चन है, डिलिमिटेशन बोलते हैं इसको। अब तक 4 बार यहाँ पे गठन हो चुका है, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया है कितने बार को लेकर। परिसीमन जो भारतीय संघीय ढांचे को ना कैसे प्रभावित करता है, संघीय ढांचे को, और इससे राज्यों के बीच जो संसदीय जो सीट है ना, वितरण की भूमिका पर विश्लेषण करें। क्योंकि संघीय ढांचे को नुकसान पहुंच रहा है, इसी को लेकर परिसीमन न्यूज में आ गया। तो देखिए, परिसीमन जो है ना भारतीय संघीय ढांचे को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। कैसे करता है? क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के राज्यों के प्रतिनिधि को निर्धारित करता है, तो प्रभावित तो करेगा ही करेगा। राज्य में जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण किया जाता है, जनसंख्या के आधार पर। यही प्रॉब्लम है दक्षिण के राज्यों को कि अगर जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण होगा ना तो हमारी सीटें घट जाएगी, तो जिससे कि जनसंख्या परिवर्तन और संघीय संतुलन को प्रभावित कर सकता है। दक्षिण के राज्य जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाई है। दक्षिण के राज्य जो है ना पॉपुलेशन कंट्रोल करने में बेहतर प्रयास किया है और वहां पे जनसंख्या को कंट्रोल किया है, जबकि उत्तरी राज्यों में जनसंख्या बढ़ा है, तो जिससे सीटों की असमान पुनर्वितरण की आशंका है, ठीक है। तो 2026 के बाद परिसीमन में राजनीतिक शक्ति संतुलन बदल सकता है। संतुलन बनाए रखने के लिए राज्यसभा की भूमिका और को सशक्त बनाना होगा और संसाधनों को न्याय संगत वितरण आवश्यक होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग, अमेरिका द्वारा जो पेरिस से बाहर हो गया है, पेरिस समझौता से, तो विकासशील देश और भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हम लोग देखेंगे। अमेरिका के पेरिस समझौते से हटने और विकासशील देशों के विशेषकर भारत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे जलवायु जो वित्त पोषण है ना उसमें कमी आ जाएगी
हरित ऊर्जा परियोजना को यहाँ पे चोट पहुंचेगा, जलवायु अनुकूलन योजनाओं को यहाँ पे झटका लगेगा, और अमेरिका के द्वारा जो कार्बन उत्सर्जन जो कटौती की प्रतिबद्धता छोड़ने से जलवायु संकट बढ़ सकता है। भारत जैसे देशों को अधिक प्रदूषण और अप्रत्याशित मौसम परिवर्तन का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सहयोग को कमजोर होगा, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्ति करने में बाधा आएगी। हालांकि भारत ने स्वच्छ ऊर्जा और नेट जीरो 2070 तक लक्ष्य को पर काम करना जारी रखा है, ताकि वैश्विक जलवायु प्रयासों को धक्का ना लगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको ध्यान रखेंगे, मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, इसको देख लेते हैं। और भारतीय लोकतंत्र के शक्ति संतुलन को कैसे प्रभावित करता है। देखिए, न्यायिक सक्रियता क्या होता है, जब कोर्ट जो हमारे न्यायालय होता है वो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर निकल के वो कार्यपालिका और विधायिका का काम करती है ना, उसी को जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। तो आवश्यकता क्यों है, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है, विफल हो जा रही है। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए, मान लीजिए विधायिका कुछ ऐसा नियम बना लेती है, ऐसा कुछ योजनाएं लेकर आती है जो हमारे संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो उसको भी हमको सुरक्षा करना है ना। नागरिक अधिकारों को सुरक्षा करने के लिए लाभ की अगर हम लोग बात करें तो इसके क्या फायदे होंगे, तो न्याय तक पहुंच बढ़ेगा, विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण बढ़ेगा, फिर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। चैलेंजेस क्या है, न्यायपालिका के अति सक्रिय से शक्ति संतुलन जो शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत है वो उस पर चोट पहुंच सकता है। विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप से खतरा और जवाबदेही की कमी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आते हैं यहाँ पे रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है ना, उसको देखते हैं और भारत के ऊर्जा संकट को कैसे प्रभावित करता है। देखिए, चैलेंजेस क्या होगा, तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि होगा और आपूर्ति में बाधित हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगा, कोयला का मांग बढ़ेगा, वैकल्पिक ऊर्जा की हमको आवश्यकता होगा। फिर भू राजनीतिक दबाव की अगर बात करें तो पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंध से भारत जो है ना प्रभावित है। अगर नीतियों की अगर बात करें तो रूस जो है ना, रूस से रियायती कच्चे तेल का आयात कर रहा है भारत और अपने ऊर्जा के जरूरतों को पूरा करेगा। नवकरणीय ऊर्जा पे काम कर रहा है भारत, सौर पवन ग्रीन ऊर्जा पे काम कर रहा है। फिर हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत मिशन, ये घरेलू तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा देगा। विविधीकरण की अगर बात करेंगे, मध्य एशिया और अमेरिका से ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। ये मैंने मैप भी लगा दिया है ताकि आप मैप को देख सकें। यहाँ पे यूक्रेन है, रशिया के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, बेलारूस, पोलैंड के साथ, स्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी के साथ। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। दो क्वेश्चन और है, एक तो यह है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को लेकर, संतुलन को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था, आज भी कर लेते हैं। देखिए, औद्योगिकरण से क्या होगा, प्रदूषण बढ़ता है और औद्योगिक जो गतिविधियां है ना, उससे वायु, जल, भूमि प्रदूषण बढ़ जाता है। वनों की कटाई से क्या होता है, शहरीकरण और बुनियादी ढांचा के विकास में जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है। जलवायु परिवर्तन की अगर बात करें तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से वैश्विक तापमान में वृद्धि होता है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन की अगर बात करें यहाँ पे तो कोयला और खनिज और जल संसाधनों के अत्यधिक खपत में जो है यहाँ पे बढ़ जाता है। सॉल्यूशन क्या है इसका, नवकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना होगा हमको, संवहनीय ऊर्जा पे काम करना होगा, पर्यावरण कानूनों को सख्ती से पालन करना होगा और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है एआई को लेकर। देखिए, एआई को उपयोग और इसकी चैलेंजेस की बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका यूज करेंगे हम लोग, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में, वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में। चुनौती की अगर बात करें तो रोजगार संकट, नैतिकता, तकनीकी, न्यायिक कानूनी, उच्च लागत, ये तमाम फैक्ट को हम लोग डिस्कस किया और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद।